हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विद एनके पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको जो है मैं यहाँ पर हिंदी की क्लास दे रहा हूँ, जिसमें आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट हिंदी साहित्य आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देगा, क्योंकि यहाँ से भी हमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमें उत्तराखंड के जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं और अन्य जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं उनमें हिंदी साहित्य से प्रश्न ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो पहला प्रश्न यही होगा कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किस पुस्तक का वर्णन किया, मतलब कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी थी? चिंतामणि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि पुस्तक लिखी थी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य के समय का विभाजन किया है। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा कि हिंदी साहित्य के समय का विभाजन किसने किया है? तो हिंदी साहित्य का विभाजन किसने किया है? तो किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक है चिंतामणि, इन्हीं की पुस्तक है। फिर यहाँ पे हम बात करें कुछ समयकाल, नाम और उपनाम की। तो यहाँ पे कब से कब तक जो समय काल रहा है और उस समय काल को क्या नाम दिया गया है और उनमें उपनाम क्या थे, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो कब से कब तक हम बात करते हैं, कब से कब तक नाम और उपनाम की। तो कब से कब तक? तो 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक, तो मतलब 350 साल। जो 350 आदिकाल जो है, आदिकाल प्रश्न आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा कि आदिकाल जो था, आदिकाल कितने वर्षों तक रहा? तो हिंदी साहित्य में आदिकाल जो था 350 वर्षों तक का आदिकाल माना जाता है। और इसी में क्या है, वीरगाथा काल भी इसी का उपनाम है। तो आदिकाल का जो उपनाम है वीरगाथा काल, तो आदिकाल को उपनाम दिया गया है वीरगाथा काल। तो कब से कब तक? 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का इसका समय माना गया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि 1350 के बाद 1650 ईस्वी तक का, 1350 ईस्वी के बाद 1650 ईस्वी तक का किस समय, जो इस बीच में समय जो रहा है वो रहा है हमारे पास पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को ही स्वर्ण युग भी कहा गया है। पूर्व मध्यकाल को क्या कहा गया है? स्वर्ण युग भी कहा गया है, जिसको हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनके कितने नाम हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 युग रहे हैं: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल को 6 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। तो ये जो काल रहा है उत्तर मध्यकाल का काल रहा है। इसे लगभग 200 वर्ष तक का इनका काल यहाँ पर रहा, मतलब यहाँ पे समय काल जो था उत्तर मध्यकाल का 200 वर्षों तक का इनका उत्तर मध्यकाल में समय काल रहा है। और ये इनका जो उपनाम था उत्तर मध्यकाल को रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में क्या, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, इनके बारे में भी आपको यहाँ पे आगे धीरे धीरे यहाँ पे सब पता चल जाएगा। ठीक है, इनमें कौन से कवि आए, कौन से नहीं आए, ठीक है, तो किस कवि का आगमन किस काल में हुआ, वो भी सभी आपको इस वीडियो में धीरे धीरे यहाँ पर कंप्लीट होता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट की 1850 से लेकर अब तक, मतलब वर्तमान में अब तक, या जिसको हम बोलते हैं आधुनिक। तो अब तक के काल को क्या कहा गया है? आधुनिक काल कहा गया है। और इसको 6 भागों में बांटा गया है, जिसको हम उपनाम में क्या बोलते हैं? गद्य काल, जिसको भारतेंदु युग, जिसमें राजा हरिश्चंद्र भी रहे होंगे। तो मतलब वहाँ पे आधुनिक काल में रहे हैं। ठीक है, तो उपनाम क्या कहेंगे? उसको गद्य काल कहेंगे। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने भी पढ़ा क्या, आदिकाल। तो आदिकाल की हम यहाँ पे बात करते हैं। आदिकाल में मतलब प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ। तो आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं हमारे पास और उनकी कृतियाँ, तो यहाँ पे कवि है और इधर उनकी जो लिखी गई पुस्तकें हैं, कृतियाँ हैं, वो यहाँ पर दी गई हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा कि नजर ए हिंद किसने नजर ए हिंद किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। और अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद भी कहा जाता है। तो अमीर खुसरो क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद की उपाधि भी अमीर खुसरो को दी गई है। और खड़ी हिंदी बोली के पहले कवि
खड़ी हिंदी बोली के पहले कवि किसे कहे गए, कौन कहे गए हैं, वो भी अमीर खुसरो को ही कहे गए हैं। तो खड़ी हिंदी बोली के पहले कवि कौन थे, अमीर खुसरो थे। ये भी प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है। तो आपको मैं तभी बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और इन जितने भी यहाँ पर ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में भी नोट जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रबरदाई आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि। तो आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा जाता है, तो चंद्रबरदाई को कहा जाता है। तो आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि, प्रश्न भी आपके पास आ सकते हैं कि आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं, चंद्रबरदाई। जो इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, हिंदी का पहला महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा था, पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य था, और चंद्रबरदाई ने लिखा था। ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें विद्यापति, विद्यापति को क्या कहा जाए, मैथिली के कोकिल। तो मैथिली के कोकिल भी विद्यापति को ही कहा गया है। इनकी जो रचना थी पदावली, इनकी रचना थी। फिर यहाँ पे जागनिक यहाँ पे जागनिक ने कौन सी रचना की थी, परमाल रासो। तो परमाल रासो यहाँ पर एक पुस्तक है, मतलब यहाँ पे क्या थी, जागनिक यहाँ पे कवि हैं, और इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, परमाल रासो इनकी रचना है। फिर नरपति नाल ने बिसल देव रासो, ये क्या थी, बिसल देव रासो एक प्रेम ग्रंथ कथा है। ठीक है, क्या है, एक प्रेम ग्रंथ की कथा है। तो बिसल देव रासो ने नरपति नाल ने यहाँ पर एक ग्रंथ या कृति लिखी, बिसल देव रासो। प्रश्न भी आपके पास यहाँ से आ सकता है कि बिसल देव रासो किसकी रचना है या किसकी कृति है। तो किसकी कृति है, नरपति नाल की कृति। यह कैसी कृति है, एक प्रेम कथा की कृति है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं भक्ति काल की। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ। ठीक है, तो आप इन सभी को मैं कई बार बोल रहा हूँ आपको कि इन सभी को आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं भक्ति काल की। तो भक्ति काल में जितने हमारे पास कवि रहे हैं और उनकी रचनाएं रही हैं वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है। तो भक्ति काल में जो पहले कवि थे सूरदास का जो जन्म है रोहनकता में हुआ था, मतलब सूरदास का जो जन्म कहाँ पे हुआ था, रोहनकता में हुआ था। और प्रश्न भी आपके पास आ सके, वात्सल्य रस के जनक किसे कौन कहे जाते हैं। तो वात्सल्य रस के जनक किसे कहे जाते हैं, कौन माने जाते हैं, तो सूरदास माने जाते हैं। और सूरदास की कितनी रचनाएं, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये किसकी रचनाएं हैं, सूरदास की रचनाएं हैं। तो ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं तुलसीदास का जो जन्म हुआ था कासगंज में इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था, कासगंज में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, और यहाँ पे रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामलला, नन्नो, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगत, जानकी मंगल, तो ये भी किसकी रचना है, तुलसीदास की। ये सभी के सभी यहाँ पर ये रचनाएं हैं। और इनका जन्म कहाँ पर था, कासगंज में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से आपके पास प्रश्न आ सकता है, किसी भी यहाँ पे इतनी सारी पुस्तकें दी गई हैं, उनकी रचनाएं दी गई हैं, कृतियाँ दी गई हैं, कि इनमें से एक दे दिया वहाँ पे ऑप्शन में आपको कि रामचरितमानस किसकी रचना है। ठीक है, तो रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। तो रामचरितमानस किसकी रचना है, यहाँ पर तुलसीदास की रचना है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रश्न हमारे, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि जानकी मंगल किसकी रचना है, जानकी मंगल भी तुलसीदास की ही रचना है। ठीक है, तो फिर इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कबीरदास, तो कबीरदास का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। और जो इनकी रचना है इनकी, जैसे बीजक, शबद, रमेनी, साखी ग्रंथ, अनुराग सागर, ग्रंथावली और रचनावली, तो ये सभी की सभी किसकी रचना है, यहाँ पर कबीरदास जी की रचना है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास जो प्रश्न बनेंगे, यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पूछ ले जाते हैं कि साखी ग्रंथ किसकी रचना है। तो साखी ग्रंथ किसकी रचना है, वो हमारे पास कबीरदास जी की रचना है। या फिर यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि साखी ग्रंथ किस काल में बनी हुई है। तो मतलब साखी ग्रंथ किस काल की पुस्तक है। तो साखी ग्रंथ किस काल की पुस्तक है, यहाँ पर भक्ति काल की पुस्तक है। तो किस काल की पुस्तक है, भक्ति काल की है। ये सभी की सभी जितनी भी आपको यहाँ पर पुस्तकें दिखाई दे रही हैं, सभी की सभी हमारे पास भक्ति काल की ही पुस्तकें हैं। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर रसखान की। तो रसखान का जन्म कहाँ पर हुआ था, अमरोहा में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचना है प्रेम वाटिका रसखान की ही रचना है। फिर नेक्स्ट आएगा
रहीम की कौन कौन सी रहीम दोहावली, रहीम सोरठा, बरवे नायिका। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास रहीम की जो यहाँ पर रचनाएं हैं, तो वो रचनाएं यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बता दें कि रहीम दोहावली, रहीम सोरठा और बरवे नायिका रहीम की रचना है। फिर मीराबाई, मीराबाई की जो रचना है यहाँ पर, मीराबाई की कौन कौन सी रचना है यहाँ पर, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। तो राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा यहाँ पर मीराबाई की ही रचना है। तो यहाँ से पर्सन भी आपके इसी सेम कंडीशन में पूछ ले जाते हैं कि नरसिंह का मायरा किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक, मीराबाई की ही पुस्तक है। फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रेदास। रेदास मतलब यहाँ पे रविदास जी भी उनको कहा गया है। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, काशी में हुआ था। और ये किसके गुरु थे, मीराबाई के ही गुरु थे, जिसके बारे में मैंने आपको 6 पॉइंट अभी बताया है। फिर इनकी कोई खास रचना नहीं है। इनके पद जो है हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। इनके कुछ वचन या प्रवचन हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब में ही देखने को मिलते हैं। इनकी कोई खास रचना नहीं है। फिर यहाँ पे लास्ट आया कि मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वो रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। और इनका एक महाकाव्य है पद्मावत। तो पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना है। और यहाँ पे पर्सन एक और बन सकता है कि सूफी परंपरा के कवि कौन रहे हैं। तो सूफी परंपरा के कवि कौन थे, वो भी मलिक मोहम्मद जायसी ही थे। तो फ्रेंड्स, हमारे जो है भक्ति काल के जितने भी कवि और इनकी रचनाएं रही हैं, तो आपको मैंने यहाँ पर ये बताई हैं। फिर हम बात करते हैं रीतिकाल की रचनाएं और उनकी कवियों की। ठीक है, तो रीतिकाल के जो हमारे पास कवि रहे हैं और उनकी रचनाएं की यहाँ पर बात करते हैं। जिसे मैं बात करता हूँ रीतिकाल के बारे में। तो रीतिकाल के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँगा तो श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों का अधिक प्रयोग, दोहों का प्रयोग हमारे पास रीतिकाल में किया गया है। तो मतलब यहाँ पे रसों का भी प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग और श्रृंगार रस की तो यहाँ पर प्रधानता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, रसों में जो हमारे पास नौवा रस है, कौन सा रस है, नौवा रस श्रृंगार रस है। ठीक है, और श्रृंगार रसों यहाँ पे रसों की कुल संख्याएं कितनी बताई, 20 बताई गई हैं। ठीक है, तो जो कुल संख्याएं रसों की जो संख्याएं कुल वो कितनी बताई, 20 बताई गई हैं। फिर मैं यहाँ पे आगे बात करता हूँ कि कवि। ठीक है, कवि जो है यहाँ पे कवि है केशवदास। तो केशवदास की जो रचनाएं हैं यहाँ पर रामचंद्रिका और छंदमाला। तो यहाँ पर केशवदास की यहाँ पे 2 रचनाएं, रामचंद्रिका और छंदमाला, यहाँ पे केशवदास की ही रचनाएं हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके पास इस तरीके से आएगा कि छंदमाला किसकी रचना है या रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, केशवदास की रचना है। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट आया बिहारी लाल, जो एक महाकवि भी है। इनकी जो रचनाएं हैं, बिहारी सतसई एकमात्र कृति है। इन्होंने इसमें 719 दोहे लिखे हैं। इन्होंने कितने दोहे लिखे हैं, यहाँ पे 719 दोहे लिखे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न भी आपके पास ये आ जाएगा कि बिहारी सतई किसकी रचना है। तो बिहारी सतई किसकी रचना है, बिहारी लाल की ही रचना है। यहाँ पे फिर मैं बताता हूँ आपको, गागर में सागर कवि, श्रृंगार रस के कवि, राजा जयसिंह के दरबारी कवि, ब्रज भाषा के कवि। तो ये सभी के सभी 4 पॉइंट है हमारे पास। ये सभी के सभी कौन थे, बिहारी लाल के ही देन है। जैसे कि हमारे पास गागर में सागर के कवि, तो गागर में सागर के कवि किसे कहा जाता है, बिहारी लाल को ही कहा जाता है। श्रृंगार रस के कवि, तो श्रृंगार रस के कवि भी कौन थे यहाँ पर, बिहारी लाल श्रृंगार रस के कवि थे। ठीक है, फिर यहाँ पे राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, तो राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, यहाँ पे बिहारी लाल ही राजा जयसिंह के दरबारी कवि। और यहाँ से आपके प्रश्न भी बन रहे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको अलग दे दिए और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे ये दे दिया कि बिहारी लाल। तो बिहारी लाल आपका राइट आंसर वहाँ पे हो जाएगा। और ब्रज भाषा के कवि कौन थे, तो वो भी बिहारी लाल ही थे। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। फिर नेक्स्ट में बात करता हूँ घनानंद की। तो घनानंद जो थे, इनकी जो रचनाएं हैं, विरह लीला, कृष्णकांड, सुजान सागर। तो जो ये तीनों की तीनों ही रचनाएं, ये किसकी रचना है, यहाँ पर घनानंद की रचना है। विरह लीला, कृष्णकांड और सुजान सागर, तो इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, फिर पद्माकर, इनकी कोई रचनाएं नहीं है। यहाँ पर महाकवि भूषण की रचना है कि शिवा बावनी। इसमें जो हमें मिलता है इस पुस्तक में वीर रस के कवि भी ये थे। तो ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक में वीर रस का भी प्रोत्साहन किया होगा। तो यहाँ पे महाकवि भूषण जो थे वीर रस के कवि थे और इन्होंने शिवा बावनी पुस्तक में भी वीर रस को न्यौछावर किया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं बात करता हूँ भिखारी दास और सेनापति की। तो इनकी यहाँ पे कोई भी रचनाएं नहीं थी। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे श्रृंगार रस में
श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों का अधिक प्रयोग, दो का प्रयोग। प्रश्न आपके पास यहाँ से इस तरीके से बन सकता है कि अलंकारों का अधिक प्रयोग किस काल में किया गया है, हिंदी के किस काल में किया गया है। तो किस काल में किया गया है, रीति काल में किया गया है। फिर यहाँ से प्रश्न आपके पास बन सकता है कि श्रृंगार रस की प्रधानता हिंदी के किस काल में देखने को मिलती है या पढ़ने को मिलती है। तो किस काल में मिलती है, रीति काल में ही मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका रीतिकाल यहाँ से हमारे पास कंप्लीट हुआ। फिर हमारा जो लास्ट रहेगा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में कुछ ज़्यादा नहीं है। आधुनिक काल में मैंने आपको बताया कि आधुनिक काल जो वर्तमान काल अभी चल रहा है, तो इसको जो 6 युगों में विभाजन किया गया है। तो आधुनिक काल का जो विभाजन किया, कितने युगों में किया गया, 6 युगों में विभाजन किया गया। और 6 युगों में विभाजन किया गया वो कौन कौन से, यहाँ पे देखिए कि पहला भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में कौन थे, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो राजा हरिश्चंद्र भारतेंदु युग में, मतलब इस युग में बहुत राजा हरिश्चंद्र का भी शासन रहा है, तो भारतेंदु युग में रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड रहेगा नंबर 2 पे द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग में कौन रहेंगे, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो द्विवेदी युग भी इन्हीं के कार्यकाल को कहा है। फिर छायावादी युग। छायावादी युग में कौन कौन से कवि थे, फिर जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। प्रश्न आपके पास यहाँ से इस तरीके से बनेंगे कि निम्न में से बताइए कि छायावादी युग के कवि हैं। तो छायावादी युग के कवि कौन कौन है, यहाँ पर सिर्फ 2 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। फिर यहाँ से प्रश्न आपके पास इस तरीके से बनेगा कि द्विवेदी युग के कवि हैं। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन। तो आप द्विवेदी युग के 3 कवि हैं, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करता हूँ चतुर्थ की कि प्रतिवादी युग। तो प्रतिवादी युग में हमारे पास कोई भी कवि नहीं थे। फिर यहाँ पे सेकंड आएगा लास्ट कि प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग में अज्ञेय, धर्मवीर, भारती, मतलब यहाँ पे एक अज्ञेय थे और धर्मवीर भारती थे। तो प्रयोगवादी युग में कौन कौन से कवि थे, अज्ञेय और धर्मवीर भारती कवि थे। फिर यहाँ पे नई कविताएं यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया, आधुनिक काल को कुल 6 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो हिंदी साहित्य में जितना भी हमारा पास था वो सब कंप्लीट आपको यहाँ पर करा दिया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।